नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आप लोग चौंक गए होंगे एकदम से कि 11 बजे मैं लाइव कैसे आ गया। तो आज से ये क्लास 11 बजे हुआ करेगी और मैथ की क्लास सुमित बंधु सर की 12 बजे हुआ करेगी। ठीक है, तो ये क्लास इंटरचेंज हुई हैं क्योंकि मेरी लगातार क्लास हो रही थी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो अभी क्या है कि हमने इंटरचेंज कर लिया है कि आपकी 11 बजे पॉलिटी होगी और 12 बजे आपकी जो क्लास होगी वो मैथ की होगी। ठीक है, किसकी होगी? मैथ की होगी। समझ गए आप लोग? अब तो कोई डाउट नहीं है कि 12 बजे मैथ की क्लास होगी और 11 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक है जी, चलिए तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे नागरिकता की, सिटीजनशिप की। मैं इसको भैया जल्दी से रिवीजन आपका करा देता हूँ, जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। सर आ गए हैं? आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए सर, आ जाइए। मैंने जस्ट वैसे अभी यही बोला था। हाँ जी, मैंने जस्ट यही बोला था कि सर की जो क्लास है वो 12 बजे होगी और सर खुद ही अपने आप टाइम। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की जो क्लास है जो रोज सुबह अभी तक 11 बजे हुआ करती थी, आज से 12 बजे हो गई। ठीक है, तो आज क्लास कैंसिल नहीं है। तो अभी सर पढ़ाएंगे। आज से पॉलिटी की क्लास आपकी सुबह 11 बजे रहेगी। ठीक है, और अभी मैं जैसे ही सर का सेशन पूरा होगा तो 12 बजे फिर मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। तो हमारी प्लानिंग है नंबर सिस्टम का 12वां क्लास, उसको हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सर। तो सर मैं माफ़ी चाहूँगा। आभारी हूँ आप सब लोगों के लिए। मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि सर को मैंने कल फ़ोन किया कि सर मुझे टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो सर ने तुरंत कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हम लोग आपस में भी बनाएं, है ना, कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। चलिए कि सर जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जन्म से भैया वो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता ही दी थी। ठीक है, वंश परंपरा से भी मैंने बता दिया था आपको। हमने ये भी पढ़ लिया था कि किस किस कंडीशंस पे मिलेगी। पंजीकरण भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देशीयकरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही चुके थे। ठीक है, यहाँ पर भूमि अर्जन भी हमने पढ़ लिया था और नागरिकता समाप्त करने की बातें भी हमने सारी पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा भैया संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिए हुए हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, इसका मतलब है कि हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद की बात है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रावधान या नागरिकता से संबंधित कुछ उपबंध। आप कहेंगे सर रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान डेली 12 बजे हुआ करेगी मैथ की क्लास डेली। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। नहीं, हमें तो 50 मिनट पे ही क्लास खत्म हो जाती है। 50 मिनट पे ही क्लास खत्म हो जाती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे देखिए टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक अगर जल्दी खत्म हो जाता तो जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 कहता है कि जो संविधान के लागू होने के समय से भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो 26 जनवरी 1950 के दिन से भारत में रहते हैं उन्हें अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसकी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने पढ़ा रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने के दिन से भारत में रहता है उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगा? उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए बात आगे जी। यहाँ पर अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है
ये वाला पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया या नहीं आया बताइए। ये वाला पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा कि सर भाग 5 में लिखा है कि संविधान के स्टार्टिंग से जो भारत में रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिली है। क्लियर हो गई चीजें। यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो 26 जनवरी 1950 के दिन से भारत में रह रहे हैं या उससे पहले भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार दी गई है। यानी कि हम लोगों को, आप लोगों को, हमारे पूर्वजों को जो नागरिकता मिली हुई है वो अनुच्छेद 5 के अनुसार मिली हुई है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के संबंध में उपबंध के या व्यक्तियों के प्रावधान, कि भैया क्या प्रावधान हो सकते हैं? प्रावधान आप कहेंगे सर पर्सन्स कमिंग, प्रोविजन, इसको प्रोविजन भी लिख लेना आप चाहो तो, प्रोविजन, आप इसको प्रोविजन भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोविजन, प्रोविजन पर्सन्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 में। एक समझौता हुआ था 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 में एक समझौता हुआ था जिसे हम ये कहते हैं कि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को एक दूसरे देश की नागरिकता कुछ कंडीशंस के आधार पर दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? कुछ कंडीशंस के आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे, अब जो भारत से पाकिस्तान गए उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। और ये भैया ये जो समझौता है, जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कब हुआ था? ये एग्रीमेंट हुआ था भैया, ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, आप कहेंगे सर ये एग्रीमेंट हुआ था 19 जुलाई 1948 में कि पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। ये समझौता कब हुआ था? ये एग्रीमेंट कब हुआ था? मैं लिख दूं यहां पर एग्रीमेंट। आप कहेंगे सर ये एग्रीमेंट कब हुआ था, समझौता कब हुआ था? आप कहेंगे सर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 में ये एग्रीमेंट समझौता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान से यदि कोई भारत आ रहा है 19 जुलाई 1948 के अकॉर्डिंग तो उसे अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया यहां तक? विक्की जी धन्यवाद। सर लाइव क्लास के लास्ट में एंड दिखाता है, ऐसा कुछ दिखाता है अमित? नहीं, जब क्लास एंड होगी पूरे टाइम होने के बाद तब तो वो एंड दिखाएगा ही दिखाएगा। ये कह रहे हैं टाइम से पहले, नहीं नहीं टाइम से पहले नहीं है, वो हो सकता है ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, एक बार ना आप अपडेट कर लेना अपना एप्लीकेशन। चलिए यहां पर हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता दी जाएगी, और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से ऐसे व्यक्ति जो भारत आ गए 19 जुलाई 1948 के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। और यही एग्रीमेंट कहता है, क्योंकि मार्च 1947 के बेस पर ये एग्रीमेंट हुए थे, मार्च 1947 के बेस पर ये एग्रीमेंट हुए थे, ये समझौते हुए थे कि भाई पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। और ये एग्रीमेंट कब हुआ है? जुलाई 1948 में। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग फटाफट से लिख लें और लिखने के बाद थंब जरूर कर देना। ठीक है, लिखने के बाद जरूर थंब कर देना भैया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 7 कहता है जी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, पर्सन्स गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जो चले गए थे जब वो समझौता हुआ था कि जो भाई भारत के जो कुछ मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान उन्हें अपने देश की नागरिकता देगा। क्या कहेगा? अपने देश की नागरिकता देगा। यानी कि आप लोग ऐसे समझें कि भैया अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता भारत में दी जाएगी, 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। यह समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए
अब बात आ गई जी अनुच्छेद 8 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? सर कल ही लिख लिया था, गजब योगिता, बहुत बढ़िया मेरी बहन, यही तो जरूरी चीजें हैं। हाँ जी मंतोष सैनी जी प्लीज भैया पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि जब मैंने ये कल दिया था तो कल लिखना चाहिए था ना मंतोष, आपने क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए था कल। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार मेरी बहन। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, भारतीय उद्भव का मतलब है भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता भारतीय हो और वो विदेशों में रहते हो, उन्होंने विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो उनकी भारत की नागरिकता क्या होगी, वो कुछ कुछ कंडीशंस में दे दी जाएगी, उन्हें मिल जाएगी। मान लीजिए जैसे ऋषि सोनक हैं, जो ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सोनक हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके अनुसार? भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी, जबकि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक है। सुनीता विलियम्स जो अमेरिकी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। भारतीय मूल की का क्या मतलब है? भारतीय मूल का मतलब है कि जिनका संबंध भारत से है, जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई भारत से रहा हो, वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भले ही वो अमेरिका में सेटल हो गई, अमेरिका में उनका जन्म हुआ या अमेरिका में उनकी नागरिकता ले ली, तो वो फिर भी भारतीय मूल की नागरिक हैं। अगर वो इनकेस भारत की नागरिकता लेना चाहती हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और वो किस अनुच्छेद पर मिलेगी? अनुच्छेद 8 के अनुसार उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हमारी एक शेरनी जो करनाल की रहने वाली थी, हिसार की थी, करनाल की, हिसार की थी, जिनका नाम क्या था? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो शहीद हो गई, शहीद मतलब वो अंतरिक्ष से लौट रही थी, नासा के लिए वो काम करती थी, अंतरिक्ष से आ रही थी, विमान उनका क्रैश हुआ और उनकी मौत हो गई। क्या हो गई जी? उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो भैया ऐसी स्थिति में क्या कहा गया कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक की हुई मौत, यही तो कहा गया था, करनाल की थी। ओके चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया शानदार। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ना है। हमने पढ़ना है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव या भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। कंडीशन क्या है? कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ कंडीशंस के आधार पर उन्हें नागरिकता दो। हाँ करनाल की थी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है, यहां तक आपने लिखना है। अब बात आती है जी अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता या विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है, विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए यदि कोई भारत का व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने आप भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए, हाँ जी रविंद्रा बिल्कुल सही कहा, आदित्य जी ने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब जैसे मैं आपसे बात कर लूं, आप मुझे ये बताएं, जैसे विराट कोहली और अनुष्का जो हैं, है ना, विराट कोहली सभी जानते होंगे, है ना, अनुष्का को भी सभी जानते होंगे। इन दोनों ने भी ये डिसीजन लिया है कि ये ब्रिटेन में शिफ्ट हो जाएंगे। कहां पर? ये ब्रिटेन चले जाएंगे। अब ये ब्रिटेन जाकर यदि ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो इन दोनों की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और ये नागरिकता किस अनुच्छेद के अनुसार समाप्त होगी? अनुच्छेद 9 के अनुसार। आर्टिकल 9 कहता है इफ अ पर्सन वॉलेंटरी एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेनर देन हिज इंडियन ऑटोमेटिकली एंड, उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। या भारतीय नागरिकता लिखिएगा, भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। आप कहेंगे सर इंडियन
सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड, कि भैया अगर कोई भारत का व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, हाँ कविता बिल्कुल ले सकते हैं, दोबारा अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर वही कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो कंडीशंस हमारे संविधान में दी हुई हैं। ठीक है, चाहे तो पंजीकरण कराना पड़ेगा या फिर उन्हें देशीयकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई आपको, अब ये चीजें यहां पर समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए कि सर भारतीय मूल के, जैसे कोई भारत का है और वो विदेशों में रहता है, विदेशी नागरिकता उन्होंने ले ली है, तो अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भैया अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर हो गई चीजें? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करेंगे। सर नागरिकता एक्ट 1955 है या 56? 1955 है। पहली बार नागरिकता में जो संशोधन हुआ था वो 1955 में हुआ था। ठीक है जी, चलिए जी ज्योति जी धन्यवाद। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां तक, फटाफट से लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली? एक बार थम कर दीजिए प्लीज ताकि मैं आगे बढ़ूं, है ना। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि भारत के संविधान लागू होने से भारत की नागरिकता मिलेगी भारतीयों को। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आने वाले हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चलिए अब बात आती है यहां पर, अब बात आती है जी अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। ठीक है, संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टेकन बाय पार्लियामेंट्री लॉ। अनुच्छेद 10 में लिखा है कि इस नागरिकता का बना रहना, आम भाषा में हम कह सकते हैं नागरिकता का बना रहना। आप आम भाषा में लिख सकते हैं नागरिकता का बना रहना। ठीक है जी, क्या बना रहना? आप कहेंगे सर नागरिकता का बना रहना। ठीक है, आप यहां पर लिख रहे हैं जी नागरिकता का बना रहना। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति की अगर नागरिकता ली जाएगी तो वो कानूनी रूप से ली जाएगी। मान लीजिए कोई भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, हमारी खुफिया चीजों को पाकिस्तान को बता रहा है, तो संसद अनुच्छेद 10 के तहत कानून बनाएगा और उसकी नागरिकता छीन लेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिखना जरूरी है क्या? आपके ऊपर डिपेंड करता है, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं आप, इसी को पढ़ सकते हैं ओपन करके मोबाइल में। चलिए अजीत जी धन्यवाद। अच्छा अजीत पूनिया जी, अच्छा मेरे ही नाम राशि हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है? लिखा है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और इसके तहत संसद ने पहली बार नागरिकता से संबंधित कानून बनाया था 1955 में। ठीक है जी, चलिए हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कि भैया अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना या किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। ठीक है भैया, चलिए यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए हालांकि ये स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या था कि सभी के जो नाम थे वो एक रजिस्टर में लिखे गए थे।
ठीक है, सभी लोगों के नाम रजिस्टर किए गए थे कि कौन कौन भारत में है, किसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, किसके पास नहीं है। तो एनपीआर जिसका विरोध भरपूर हुआ था भारत में, 2019 में विरोध हुआ बहुत। ठीक है, आप कहेंगे सर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यहां पर हमने पढ़ना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी आपके में है भी नहीं, तो इसको अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू कंडक्ट पॉपुलेशन 2021 एंड इम्प्लीमेंटेड द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। बस इसको समझ लो, एनपीआर क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें भारत के सभी नागरिकों के नाम दर्ज हैं। जब आप गूगल पर डालते हैं ना, वेबसाइट पर डालते हैं, जो भारत की जनगणना हमारी जनगणना की जो सेंसस वेबसाइट है, उस पर जैसे आप नाम डालते हैं आपका नाम खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नाम रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो। ठीक है, अगर चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो छोड़ दो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंजूरी कब मिल गई? 2021 में मंजूरी मिल गई थी। यहां तक बहुत कंपलसरी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको ये पांचों के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 आर्टिकल मैं आपको समझा देता हूं। संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 6 में दिए हुए हैं कि भैया 7 में लिखा है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 में लिखा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव या भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 9 में लिखा है कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लिखा है कि नागरिकता का बना रहना 10 में है, या संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कानून बनाकर ही ले सकती है। ठीक है, 11 में लिखा है कि संसद को अधिकार है कि वे नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। ठीक है जी, चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या रजिस्टर यानी कि जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि प्रस्ताव तो 2008 से चल रहा था, 2010 में उसे पेश भी किया गया था, लेकिन स्वीकृति कब मिल गई थी? 2011 में। चलिए अब बात आती है सर एनपीआर। एनपीआर की बात हो रही है, एनपीआर। ठीक है, एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के कार्य असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। क्या कर लिए गए थे? पूरे कर लिए गए थे। नागरिकता खोने के बाद क्या होता है? उसे भारत से भागना पड़ता है। जिस देश के लिए वो वफादारी दिखा रहा है उसे उसमें ही जाना पड़ेगा। मान लो कोई पाकिस्तान के प्रति वफादारी दिखाता है तो उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पाकिस्तान जाना पड़ेगा। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया। चलिए लिख लीजिए। लिख लिया आप लोग यहां तक भैया? वैसे बहुत जरूरी नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं ना, यहां से ये वाला और ये वाला अगर ना भी लिखना चाहो तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भी नहीं। यहां से अब बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण है कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए अगर पूछेगा नागरिकता संशोधन अधिनियम पहला कब हुआ था, ये पहला हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। और ये भैया आप कहेंगे सर फिर 1986, फिर 1992, फिर 2003, 2005, 2015, 2019। अगर पूछे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? कि 1955 में अब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार? 6 बार। अगर कुल कितनी बार संशोधन हुआ है तो आप कह सकते हैं 7 बार। अगर पूछे कुल तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब आप कहेंगे 7।
लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने भैया, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं बेटा, 7 ये होगा इसको मिलाकर, लेकिन ये पूछा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार। तो 1955 में तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गए। ठीक है जी, कितनी बार हो गई? ये आया हुआ प्रश्न है। अगर वो देश अपने देश में ना आने दे तो फिर वो जाने उसका क्या करना है, फिर वो जाने उसका क्या करना, वरना जेल में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जब नागरिकता एक बार समाप्त हो गई, अगर वो नहीं जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। चलिए, ओसीआई अभी बताऊंगा। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे 2015 में पीआईओ और ओसीआई को मिला दिया गया। पीआई मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि सीमा पारीय भारतीय व्यक्ति। सीमा पारीय, भारत के बाहर की जो सीमा में रहने वाले देश हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। 2015 में इन दोनों कार्ड को मर्ज कर दिया और एक बना दिया। पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड को मिलाकर एक बनाया ओसीआई कार्ड। लगभग 16 देशों में ऐसे भारतीय जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें भारत की डुअल नागरिकता, मतलब वो उस देश के भी नागरिक रह सकते हैं, हमारे देश के भी नागरिक रह सकते हैं। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान 2015 से मात्र 16 देशों के साथ भारत ने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया, आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया सितंबर 2000 में एलएम सिंघवी की सिफारिश पर 9 जनवरी 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि जब क्या हुआ, भारत में महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो उस 9 जनवरी की याद में एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, जो कानून के बड़े कानूनविद माने जाते थे, तो इन्होंने ये सिफारिश की कि भाई 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। तो 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। 2003 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन अब 2015 से 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्ष, यानी कि 9 जनवरी 2015 में बना, तो फिर नेक्स्ट बनेगा 9 जनवरी 2017 में, फिर नेक्स्ट बनेगा 2019 में, फिर नेक्स्ट 2021 में, यानी कि हर दूसरे साल बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हर दूसरे साल बनाया जा रहा है। चलिए लिख लीजिए। ठीक है जी, ये चीजें आप लोग लिखिए। जल्दी जल्दी से भैया इनको लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा यहां तक तो। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? मोनिका देखिए, ये है कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से। तो उनके आने की खुशी में कि भाई वो एनआरआई बन गए थे, अफ्रीका में रहे थे लगभग 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। तो 15 और 15 साल तो वो हो गए, और साथ ये लगभग 22 साल के बाद वो भारत लौटे थे एक एनआरआई बनकर, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन।
तो एनआरआई बनकर भारत लौटे। तो जब वो भारत आए तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया 2003 में कि भाई ऐसा करते हैं कि जो भारत के व्यक्ति हैं और भारत आकर रहना चाहते हैं तो उनकी याद में अप्रवासी दिवस मना लेते हैं या प्रवासी दिवस मना लेते हैं। तो आप कहेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई विदेश में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को 3 भागों में बांट दिया कि एक तो होता है जी अनिवासी भारतीय, जिन्हें बोलते हैं एनआरआई, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर एनआरआई। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग बड़ा बन के दिखाते हैं, ये कौन है, ये एनआरआई है। ये एनआरआई बड़ा प्राउड समझते हैं, वो अपने आप को बड़ा प्राउड समझते हैं एनआरआई को कि वो बहुत बहुत पढ़े लिखे हो गए, है ना, बहुत पढ़े लिखे हो गए, एनआरआई बन गए, बहुत प्राउड समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीआईओ। पीआईओ पहले ये कार्ड दिया जाता था, पीआईओ कार्ड। ठीक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते थे उनके लिए कार्ड दिया जाता था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति। और एक हो जाएगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के सीमा पारीय नागरिक, ये कार्ड होता था ओसीआई। कौन सा, ओसीआई कार्ड जारी किया जाता था। चलिए, लेकिन पीआईओ कार्ड को, ओसीआई कार्ड को 2015 में क्या कर दिया, 2015 में भैया इनका विलय कर लिया, यानी कि मिला लिया, मिलाकर क्या कर दिया, इनका मर्ज कर दिया। इनका क्या कर दिया भैया, इनको मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज्ड कर दिया और ये क्या बना दिया, इसको ओसीआई बना दिया। क्या बना दिया, ओसीआई कार्ड। अब जो है ओसीआई कार्ड दिया जाता है, इसका मतलब है दोहरी नागरिकता। इसका मतलब है दोहरी नागरिकता कि भैया भारत जो है 16 देशों में रहने वाले लोगों को, 16 देशों में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता देगा। जो भारत के सहयोगी देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये जो भारत के पड़ोसी, भारत के सहयोगी मित्र देश हैं, उनके साथ भारत ने दोहरी नागरिकता पर एक समझौता किया है। ओसीआई कार्ड के माध्यम से उन लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वो लोग भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कि भैया भारतीय मूल के व्यक्तियों को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक तो एनआरआई, एक पीआईओ और एक ओसीआई। इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। अब एनआरआई कौन होता है, यदि कोई व्यक्ति जो 182 दिन तक, जो 182 दिन तक भारत के बाहर रहता है, कहाँ रहता है, भारत के बाहर रहता है, बाहर रहता है। ठीक है जी, मान लीजिए चाहे वो पढ़ने के लिए गया हो, चाहे वो व्यापार करने के लिए गया हो, वो लगातार 182 दिन तक भारत के बाहर रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जो है वो बनी रहेगी, लेकिन वो क्या बन जाएगा, वो एनआरआई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एनआरआई बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा। पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं लेकिन उनके माता पिता भारत के हैं, माता पिता भारत के हैं या उनके दादा दादी भारत के हैं या नाना नानी भारत के हैं, तो उनको भारतीय मूल के नागरिक कहा जाता है। ठीक है, अब वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें पीआईओ कार्ड के माध्यम से 2015 तक भारत की नागरिकता दी जाती थी। फिर आता है भारत के सीमा पारीय नागरिक, जो भारत की सीमा पार, भारत के बाहर रहते हैं, सीमा पारीय नागरिक है, नागरिक भारत के ही हैं लेकिन वो सीमा पार रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें ओसीआई कार्ड के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलती थी, लेकिन 2015 में पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड को मिलाकर मर्ज करके क्या बना दिया, ओसीआई कार्ड बना दिया। ठीक है, यही नाम दे दिया ओसीआई। ठीक है, इसका मतलब है दोहरी नागरिकता, 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को क्या दिया जाता है, नागरिकता दी जाती है। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने, आगे बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है,
पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों अथवा ईसाई 6 समुदाय, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। इन तीनों ही देश में जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, समुदाय से संबंध रखते हैं। और 21 दिसंबर 2014 को ये 31 दिसंबर होगा, ये क्या होगा, 31 दिसंबर होगा, ठीक है, 2014 को या उसके पूर्व भारत में आकर रहते हैं, क्या कहते हैं, भारत में आकर रहते हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो अफगानिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, एनआरआई इलेक्शन लड़ सकता है, हाँ वो लड़ सकता है, वो वोट भी दे सकता है तो वो भारत का ही। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि सर कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ठीक है, और 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में आकर रहने लग गए थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड हैज इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 he will not be considered as an illegal migrant, मतलब उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या किया जाएगा, भारत की। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई ये जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। मोहम्मद जुनेद जी, बस मुसलमानों को ही नहीं माना जाएगा, बीजेपी वालों दुश्मनी है मुसलमानों से। कैसी बात कर रहे हो, ये कैसी मानसिकता है आपकी? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये मुस्लिम देश है, ये मुस्लिम देश है, ये मुस्लिम देश है, तो जो मुसलमान देश, मुस्लिम देश हैं वहां पर मुसलमान रह रहे हैं, वो तो मेजॉरिटी में है, उन्हें क्या आवश्यकता है भारत में आने की? भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, उन्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को दिक्कत है। आप बांग्लादेश में देख लो हिंदुओं की क्या हालत है, आप पाकिस्तान में देख लो हिंदुओं की क्या हालत है। अफगानिस्तान में थोड़े ठीक हुए हिंदू, वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो बहुत मारते हैं ये लोग हिंदुओं को, सिखों को, जैन को, वहां पर केवल मुसलमान ही सुरक्षित हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि इन देशों से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन भारत में आना चाहते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे होंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई ये तो मुस्लिम देश है ही, ये तो बहुमत में है ही मुसलमान वहां पर, ये अल्पसंख्यक है वहां पर, ये अल्पसंख्यक हैं। चलिए पुष्पिंदर जी, मैंने 31 करा दिया था, वो 31 दिसंबर करा दिया था। चलिए अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए उसको 31 दिसंबर, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। अभी हम लोग और बात करते हैं, ये अभी हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार भारत में निवास करने की जो अवधि थी, जो मैंने बताया था देशीयकरण, वो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब बात आती है सर, इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों में तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है जुनेद, ना 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 ना, ये नियम कानून बनाए जाते हैं। अब जैसे भारत के हिंदू भारत में बहुमत में है, ठीक है, बहुमत में है, तो इन्हें माइनॉरिटीज थोड़ी कह सकते हैं कि ये तो बहुमत में इनकी संख्या ज्यादा है। वैसे ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान मेजॉरिटी में, उनकी संख्या वहां ज्यादा है, तो वो वहां के मेजॉरिटी हो गए, हिंदू भारत के मेजॉरिटी हो गए, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए लिख लिया आपने यहां तक? आई होप ये सारी चीजें लिख लिए होंगे कि दिस प्रोविजन, जो ये वाले मैंने अभी बताया था कि जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई अगर वो इन क्षेत्रों में आकर बस गए हैं तो वो अवैध ही माने जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो। वो जो असम, मेघालय,
मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमाओं पर आकर बस गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, इन राज्यों में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसका एक पॉइंट लागू नहीं होगा कि जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आकर बस गए हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग। ठीक है जी, समझ गए। चलिए जल्दी से बताइए, इसको लिख लीजिए। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? बिल्कुल 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 माय डियर बी, बिल्कुल भैया, वी लव अवर इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग भैया यहां तक था। ये आज का हमारा चैप्टर थोड़ा सा जल्दी समाप्त हुआ, खत्म हुआ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप लोग अब मुझसे बताएं कि किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर हो रही हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को हो तो प्लीज पूछ लें। मेरे हैंड राइटिंग नोट्स तो बेटा आपको बोर्ड पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलिए, अभी किसी को कोई समस्या यहाँ तक हो रही है? अच्छा, दो लाइन है, दो लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ। दो लाइन है यहाँ पर कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ। मैं अ, वसीम बरेलवी साहब की दो लाइन है ये, बहुत बड़े शायर हैं। और वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर ही मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर ही मुझसे रूठा जा रहा है। हम दुनिया को खुश कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम अपने अपने घर को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों को खुश करने के चक्कर में अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो ये भैया, इन चीज़ों को, गहराइयों को समझो, पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, बुक से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखना कि ये मेहनत आपकी ज़रूर सफल होगी। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं लिखा था, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ आपको। लिखिए भैया, बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।